अच्छा, कल की क्लास में हमने जस्ट दो बेसिक चीज़ें सीखी। एक आर को इंस्टॉल करना और एक आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना। एक हमने आर को इंस्टॉल करना सीखा और एक आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा था। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास आर और आर स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होगा। अगर अभी भी किसी के पास आर या आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है या आपको इसकी इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है तो जस्ट 5 मिनट में जो है ना वो मुझे क्लियर कर दें। अच्छा, डॉक्टर सज्जाद हैदर साहब के पास आवाज़ नहीं जा रही, तो काइंडली अगर जिसके पास आवाज़ ना आ रही हो वो उसको एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका मैसेज आ चुका है मुझे। एक्चुअली शायद वो आपका पहला मैसेज होगा कि आपकी आवाज़ जो है, मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही। तो चलते हैं आज के क्लास की तरफ। अच्छा, कल हमने दो चीज़ें इंस्टॉल कर ली थी। एक आर भी इंस्टॉल कर लिया था और आर स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लिया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले हम आर को देख लेते हैं, आर है क्या, आर की शक्ल कैसी है, आर हमें नज़र कैसे आता है। वो क्या आप लोगों ने भी इसको एक दफ़ा ओपन करके ज़रूर देखा होगा। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये है आर। इस तरह की शक्ल होगी आर प्रोग्रामिंग की। अब देखें ये कितनी मुश्किल सी शक्ल लग रही है ना। हम तो वो SPSS यूज़ करते हैं, मिनी टैब यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, एक्सेल स्टैट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे तो बड़े अच्छे से जो है ना वो हमें गाइड होती है कि हमने कौन से बटन को दबाना है तो ग्राफ बन जाने हैं, हर चीज़ का साथ मेंशन होता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर देखें फाइल में, तो यहाँ पे भी हमारे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऑप्शन आ रहा है कि फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है हमने। एडिट का ऑप्शन में भी कोई चीज़ नहीं है। व्यू के ऑप्शन में देखें तो वो भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये MIS, ठीक है, इसमें भी देखें, इसमें भी हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पैकेजेस में देखें, इसकी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। विंडो में देखें, यहाँ पे भी हमारे से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। हेल्प में देखें तो यहाँ भी हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ पे क्या हेल्प लें। हाँ, यहाँ पे एक बात हमें समझ आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनुअल। यहाँ से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे इसका कुछ मैनुअल पड़ा होगा, इसको हमने यूज़ कैसे करना है आर को ना। तो ओवरऑल हमने इसमें मैनुअल की तरफ नहीं जाना। आप इस मैनुअल को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमने इस मैनुअल की तरफ नहीं जाना। आप जो है इस मैनुअल की तरफ जब आपको टाइम मिले, फ़ारिग हों बैठे हुए, तो आप इसको एक दफ़ा पढ़ के ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम अच्छा, यहाँ पे जो आर है, अब ये देखें आर की शक्ल जो इस तरह नज़र आ रही है। अब अगर हम इसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमारा डाटा सेट कैसे इंपोर्ट होगा, हमारे जो है ग्राफ हमें कहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ। छोटा सा कोड है, यानी आप परेशान हो गए ये कोडिंग पता नहीं क्या होती है। ऐसा ही है ना, जो यहाँ पे IT से जिनका ताल्लुक नहीं है ना, वो कोडिंग के बारे में बड़े परेशान होंगे, कोडिंग कितनी मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूँ। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, हमने डाटा एनालिसिस सीखना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि हमने अगर गाड़ी ली है ना नई, या हमें गाड़ी चलाना नहीं आती और हमने गाड़ी ले ली है, हमने घर से यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी से घर आना है।
तो उसके लिए हम गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे, गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखेंगे। ये बात जहन में बिठा लें बस। और आपके लिए और देखें कितना आसान हो जाता है। हमने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है, डायरी की जो है ना वो गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। हम गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं, गाड़ी को रन करते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। और एक दफ़ा अगर आपको गाड़ी रन करना आ जाए, आप किसी भी रूट पे सफ़र कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमने आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर को ड्राइव करना सीखना है, आर को चलाना सीखना है। आर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं सीखनी। देखिए, हमने कभी भी नहीं सीखा कि हम जो है ना वो एक टायर कैसे बनाया जाता है गाड़ी का, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें बना बनाया मिल जाता है ना। हमने कभी भी नहीं सीखा कि एक गाड़ी की जो लाइट है, हेडलाइट है, वो कैसे बनाई जाती है, हम उसको घर में बना लें। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है ना। क्या हम कभी गाड़ी का जो है वो इंजन घर बनाने बैठ जाते हैं? कभी पेट्रोल गाड़ी का घर बनाने बैठ गए हों, पेट्रोल हम घर बना लेते हैं। या हम गाड़ी की जो सीटें हैं वो घर बना लेते हैं, हैंडल गाड़ी का जो है वो घर बना लेते हैं? नहीं ना, वो हमारा काम नहीं है, वो इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम है गाड़ी को ड्राइव करना। सेम इसी तरह जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग है, वो हमारा काम नहीं है। प्रोग्राम वो प्रोग्रामर्स का काम है। वो हमें प्रोग्राम बना के देंगे हमारी ज़रूरत के मुताबिक। हमने पीसीए करना है तो उसके लिए हमने प्रोग्राम नहीं बनाना, हमने वो पीसीए के लिए प्रोग्राम बनाना, चलाना सीखना है। उसका प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर्स हमें बना के देंगे। जिस तरह गाड़ी का हैंडल हमें वो इंजीनियर्स बना के देते हैं ना, हम खुद नहीं बनाते। सेम इसी तरह आर की हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलेगी, आपने जस्ट इसको यूज़ करना सीखना है। हमें पता होना चाहिए, जैसे हमें पता होता है ना कि हमने टायर में हवा कितनी भरनी है, हमने पेट्रोल गाड़ी में कितना रखना है, इंजन का पानी कितना रखना है, सारी चीज़ें सेम वही चीज़ें। यानी ये गाड़ी की मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी से ना आर स्टूडियो बहुत ज़्यादा मैच होता है, और ये कॉमन हमारी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो एग्जांपल है ये बहुत ज़्यादा फिट होती है। और तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना वो स्टूडेंट लेवल से जो है वो एक्सपर्ट लेवल तक तमाम इसको बहुत आसानी से और जो है वो अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कोड लिख के बताता हूँ कोड है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक अमाउंट है, उसका नाम है, रकम है, यानी ये है हमारे पास 500 कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 100, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक स्क्रिप्ट रन हो गया, एक कोड रन हो गया। ये मैंने कोड लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये स्क्रिप्ट आ गया हमारे पास, इसका आंसर भी आ गया। ये कोडिंग है। अब मैं इसको ना, ये आसान कोडिंग है थोड़ी सी। अब मैं इसको आर की ज़ुबान में इसको अगर मैं कोडिंग कर लूँ तो मैं इसका, ये मैं अभी आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। पहले उससे पहले मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रख लेता हूँ नाम ए। सॉरी, अगर मैं इसको करता हूँ ए प्लस 500, अब देखें क्या आंसर आता है। अब देखिए इसने एरर दे दिया मुझे, ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड। इट्स मीन कि हमारा जो कोड है, जो हमने प्रोग्रामिंग की है ना, जो हमने कोड्स राइट किया है वो गलत है। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता हूँ ए। ये भी आपने परेशान नहीं होना, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊँगा कि ये कैसे हो रही हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5000। अब देखिए इसने मुझे एरर नहीं दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ ए प्लस 1222। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो अब देखें क्या आंसर आया। अब देखें कोड रन हो चुका है। अब इसने ए को कंसिडर कर लिया 5000, इसका एक खुफिया नाम रख दिया हमने ए। इसको कहते हैं कोडिंग करना। यानी हमारे पास बहुत बड़ी रकम थी 5000, इसका हमने एक जो है वो लेटर में इसका नाम रख दिया ए, ताकि हमें 5000 टाइप करना ना पड़े। कोडिंग हमने कर दी, ये होती है कोडिंग। अगर आपने इस तरह लिखा है तो आपने
जो आर के ऊपर अपनी लाइफ का फर्स्ट कोड लिख लिया। ये कोडिंग है, ये कोई मुश्किल नहीं है। यानी हमने एक अमाउंट को एक नया नाम दे दिया, एक खुफिया, जैसे हम कोड वर्ड रखते हैं ना कि किसी चीज़ के कोड वर्ड है, तो यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया कि 5000 का कोड वर्ड जो है वो रख लिया। अब ये जो कोड वर्ड्स हैं, इन कोड वर्ड्स को ही हम कहते हैं कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना। यानी हम मुख्तलिफ़ नाम्स को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ वे से यूज़ करेंगे और इनके डिफरेंट नाम रख के, इनके डिफरेंट कोड रख के। तो बहरहाल ये आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि ये कोडिंग होती है ना। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, जस्ट हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें नीचे जो है ना इसका आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है कि ये तो एक तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है ना, हम चाहते हैं हमें थोड़ा सा आसान चीज़ मिले, हम इसको थोड़ा सा आसान करना चाह रहे हैं। आसान करने के लिए हम आ जाते हैं आर स्टूडियो के ऊपर। अब मैं अगर इसको क्लिक करूँ यहाँ पे तो आर स्टूडियो का ऑप्शन आएगा मेरे पास। मैं यहाँ से आर स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस भी बताता हूँ आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये आर स्टूडियो ओपन हो चुका है, तो आप लोग भी काइंडली आर स्टूडियो को ओपन करें। आर स्टूडियो को ओपन कर लें तो आपके पास इस तरह 4 स्क्रीन शो होंगी। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। लेकिन आप में से कुछ पार्टिसिपेंट के पास ये 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी। जिनके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, वो काइंडली मुझे बताइएगा। तीन हो रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जिनके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं उनके पास इस तरह होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। आपने क्या करना है, ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। ये वाला बटन देखें, ये वाला, ये मिनिमाइज़ और ये मैक्सिमाइज़ का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अगर अगेन आप दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। डन। ये भी चीज़ें जो हैं ये सारी आपने मेरे साथ परफॉर्म करनी है और मुझे रिप्लाई भी करना है कि आपने ये चीज़ डन कर ली है या एरर आ रहा है या कोई इशू आ रहा है। अब्दुलरहमान खान साहब के पास इशू आ रहा है। जी सर, क्या इशू आ रहा है आपके पास? काइंडली मैसेज में टाइप कर लिया करें या ओपन नहीं हो। सर क्या ओपन नहीं हो रहा? आर स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा? काइंडली सर आप अपनी जो है ना स्क्रीन का स्क्रीनशॉट शेयर करें मेरे साथ, यहाँ पे उसकी पिक लें और शेयर कर दें। अब्दुलरहमान साहब काइंडली अगर आपके पास जो इशू आ रहा है ना, अपने लैपटॉप पे इसको आर को ओपन करें और इसकी स्क्रीन मुझे सेंड कर दें, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ क्या इशू है। चलें, जब तक वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम देख लेते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये 4 स्क्रीन तो शो हो रही हैं। अच्छा, अब मेन जो हमारा क्वेश्चन था, जो कल मैंने आपसे पूछा था कि अब हम आर पे काम करेंगे या आर स्टूडियो पे काम करेंगे, ये क्वेश्चन था ना। अब इसका आंसर ये है कि हम अब आर स्टूडियो पे काम करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन था हमारे ग्रुप में
कि सर आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस बताता हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये नुमान साहब का मैसेज आया कि अगेन जो है बता दें स्क्रीन फोर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 स्क्रीन बन गई है ना, तो इसके साथ एक बटन है ये वाला, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ का और मैक्सिमाइज़ का। इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो 4 स्क्रीन आ जाएंगी। अगेन इस पर क्लिक करें तो आपके पास 3 स्क्रीन आ जाएंगी। अगर फिर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है ये वाला, यहाँ से आप न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और न्यू स्क्रिप्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास न्यू स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। अच्छा जी, आपके पास इस तरह शो हो रहा है। अच्छा सर अब्दुल रहमान साहब का आईडी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आप एक दफ़ा आर स्टूडियो को क्लोज़ करके अगेन ओपन करें। आप आर स्टूडियो को क्लोज़ करें और सर अगेन ओपन करें। होप कि आपका इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर ना रिज़ॉल्व हुआ तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके इशू रिज़ॉल्व कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, और अगर हमने आर को ही यूज़ करना, आर स्टूडियो को ही यूज़ करना था तो हमें आर क्यों इंस्टॉल करवाया। सबके जहन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमने अब आर के ऊपर आर स्टूडियो के ऊपर काम करना है। आर को अब हमने कभी भी ओपन करके नहीं देखना, आर को हमने अब कभी भी ओपन नहीं करना। जस्ट हमने जब भी कोई काम करना है ना, आर स्टूडियो पे करना है। आर को हमने वैसे ही अपने लैपटॉप में रख देना है इंस्टॉल करके। तो इसका क्या पर्पस है, हम इसको क्यों इंस्टॉल करके रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगेन मैं आपको एक जो है ना वो डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। अगेन हम गाड़ी पे ही आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी की और आर स्टूडियो की एग्जांपल बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं आपस में, और इससे जो है ना बेहतरीन एग्जांपल जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। तो इसलिए मैं तमाम बैचेस को इसी मेथड से समझाता हूँ कि गाड़ी को यूज़ करके अगर आपके पास यानी गाड़ी की एग्जांपल को यूज़ करके ना हम आर को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था बेसिक वो ये था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। जब ये क्लियर हो गया आपको तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आर को क्यों नहीं यूज़ करना। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आता है, मैं वो भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन में टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे रोमन उर्दू में टाइप कर देता हूँ। इंग्लिश में लिख लेता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो। आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। नंबर 2, why we will use आर स्टूडियो, यानी हम आर स्टूडियो क्यों इस्तेमाल करेंगे जबकि हमारे पास आर मौजूद है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि अगर हम
आर को ना इंस्टॉल करें, या क्या आर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग ऑफ आर स्टूडियो। ये 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आज हमने क्लियर करने हैं और उसके अलावा कुछ बेसिक प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। आर एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जो आर स्टूडियो है ये एक IDE है। IDE मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, फिर इसको मैं मज़ीद क्लियर करता हूँ। IDE क्या है? IDE इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये है IDE। अब IDE और अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अच्छा इससे अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये इंटीग्रेटेड IDE ही ये क्या है। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको करके बताता हूँ, ताकि जो पार्टिसिपेंट हमारे पास स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं BS MPhil के, वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लें। मैं अगेन आ जाता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर। आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी हो जिसके ऊपर ना छत हो, ना सीटें हों, ना उसके ऊपर स्क्रीन हो, ना ही लाइटें हों? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कभी आपने ऐसी गाड़ी देखी है? जस्ट उसका इंजन हो, टायर हो और कोई बंदा उसको चला रहा हो, उसके ऊपर छत ना हो, ना ही उसकी सीटें हों। किसी ने इस तरह की गाड़ी देखी है? यस और नो? यस। इजाज़ुल हक साहब कहाँ पे देखी है आपने? ये सईद नईम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमें वर्कशॉप पे मिलती हैं इस तरह की गाड़ियाँ, मैकेनिक के पास होती हैं। ठीक है, रोड पर नहीं होती। हाँ, अच्छा सर आपकी शॉप है, ठीक हो गया सर। अच्छा अब यहाँ पे ये देखें कि एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को हम चला सकते हैं अगर उस गाड़ी में इंजन है। अगर उस गाड़ी में इंजन है तो हम उसको चला सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, अगर वो गाड़ी हमें चलानी पड़ जाए, वो गाड़ी हमें कहा जाए कि हमारे घर खड़ी है, उसको अपने वर्कशॉप तक चला के लेके जाना है, तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल से हम उसको चला के लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो मकैनिक को दी जाए गाड़ी, तो मकैनिक उसको उसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो बड़ी स्पीड से उसको आराम से जो है ना, बगैर हिचकिचाहट के, बगैर किसी शर्म के, वो उस गाड़ी को अपनी दुकान तक या शॉप तक ले जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर हम उस गाड़ी के ऊपर, या दूसरी तरफ है हमारे पास एक फ्रेम पड़ा हुआ है, गाड़ी का फ्रेम ढांचा, जिसके अंदर बहुत प्यारी सीटें लगी हुई हैं, हैंडल भी लगा हुआ है, जो है ना टायर भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर इंजन नहीं है। उस गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है। यानी दो तरह की हमारे पास सूरत हाल हैं। एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर जस्ट इंजन है और कुछ भी नहीं है। दूसरी गाड़ी ऐसी है जो ढांचा है, जस्ट उसमें टायर भी लगे हुए हैं, जस्ट ढांचा है, उसके अंदर इंजन नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी चलेगी? ये आपका आंसर बताएं, आपने आंसर बताना है मुझे इसका। इंजन वाली, जो ढांचे वाली गाड़ी है ना, वो नहीं चल सकती। लेकिन अगर हमने अपनी वर्किंग को आसान बनाना है, देखें अगर हमने जो है ना वो लॉन्ग रूट पे जाना है, तो फिर हमें गाड़ी के ऊपर ढांचा भी चाहिए। फिर हम वो मैकेनिक वाली गाड़ी को लाहौर से इस्लामाबाद लेके नहीं जा सकते।
ऐसा ही है ना। तो फिर क्या होगा, फिर हमने उस इंजन के ऊपर फ्रेम लगा देना है। जब इंजन के ऊपर फ्रेम लगा दिया, अब वो हमारे लिए गाड़ी कंफर्टेबल है, अच्छी भी लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है, उसमें ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं, डैशबोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर एलसीडी लगी हुई है, ऑप्शन इंक्रीज़ हो गया ना। आर स्टूडियो जो है वो गाड़ी का ढांचा है और आर गाड़ी का इंजन है। ये बात क्लियर हुई आपको? आर क्या है? गाड़ी का इंजन, और आर स्टूडियो ये गाड़ी का ढांचा है। अब अगर हमें कहा जाए, आपको कहा जाए कि आर को आप रन करें, आर के ऊपर एनालिसिस करें, तो आर के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। आर के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गई आप, थोड़ा हमें, क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है। बगैर छत के गाड़ी, टूटी फूटी गाड़ी को चलाना वो मैकेनिक्स का काम है, मैकेनिक्स उनको फ़ौरन चला लेते हैं ना। तो इसी तरह आर के ऊपर वर्किंग करना, आर के ऊपर एनालिसिस करना वो हमारे लिए मुश्किल होगा। हम उस पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो वो मैकेनिक के लिए इजी होती है। इसी तरह आर जो है, आर प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्रामर होते हैं, जो आईटी वाले लोग होते हैं, वो प्रेफर करते हैं आर को। वो क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं आर को। जबकि जो जिन्होंने सफ़र करना होता है ना, जिन्होंने अपने मंजिल पे पहुंचना है, वो कहते हैं कि हमें सफ़र आरामदा मिले। ऐसा ही है ना, हम बड़े सुकून से जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आर के ऊपर आईडीई लगाना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी आर के ऊपर एक इन्वायरमेंट बना देना है हमने एनालिसिस के लिए, ताकि हमारी वर्किंग जो है वो आसान हो। आर में देखें बिल्कुल थोड़े से ऑप्शन थे, आपको मैंने अभी आर ओपन करके दिखाया। यहाँ पे देखें आपके पास आर स्टूडियो में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, 4 स्क्रीन आपको शो हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया सर की तरफ से, सर अगर इंजन ख़राब हो जाए तो, देखें इंजन ख़राब हो जाए, कुछ चीज़ें बेसिक जो है ना वो हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, तो हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें मैकेनिक या नहीं मिलेगा, तो हम उसको खुद से भी चेंज कर सकते हैं। गाड़ी का इंजन जो है वो ऑयल, पानी वगैरह हम उसका खुद से भी चेंज कर सकते हैं। उसकी छोटी मोटी चीज़ें हमें खुद से पता होता है। लेकिन अगर उसके इंजन में मसला हो जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारी प्रोग्रामिंग में इशू हो गया है, तो हमें प्रोग्रामर के पास जाना पड़ेगा इसको रिपेयर कराने के लिए। लेकिन आई होप कि इसके अंदर आपको कोई जो है ना वो इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर गाड़ी को, इंजन को हम ना छेड़ें, ना उसके पेज खोलें, ना कभी इसको तंग करें, तो वो कम से कम साल 2 साल आसानी से जो है ना वो हमें तंग नहीं करता। सेम यहीं पे वही सूरत हाल है। अगर आप आर की सेटिंग नहीं छेड़ेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रहा है हमारे पास, ये इंजन है, ये हमारी गाड़ी का इंजन है जो अभी हम ड्राइव करने सीखने जा रहे हैं, आर ये उसका इंजन है। अगर हम इसकी सेटिंग वगैरह को छेड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें तंग करेगा। हमने इसकी किसी सेटिंग को अभी नहीं छेड़ना, क्योंकि अभी हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए ना। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं ना, जैसे देखें अगर आपने गाड़ी का कोई नया मॉडल लिया, तो उसमें सेटिंग काफ़ी सारी चेंज होती हैं, कोई नए फंक्शन होते हैं। तो जो लोग, बंदा बिल्कुल नया हो, जिसने जस्ट ड्राइविंग सीखी और वो एक न्यू मॉडल गाड़ी पे बैठ गया, तो जहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके फंक्शंस का, तो उसको कुछ चीज़ें थोड़ी सी सीखने में ना वो तजर्बे से सीख लेता है। ये बटन दबाएंगे तो क्या होगा, ये इस बटन से टेप चल रही है, इस बटन से जो है वो एलसीडी चल रही है। तो एक दो दफ़ा हाथ लगाएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ना अगर ये बटन दबाऊँगा तो ये ऐसे हो सकता है। सेम इसी तरह आर स्टूडियो के ऊपर भी आप थोड़ी सी जस्ट एक्सपर्टीज से आप इसमें, जब इसका नया कोई वर्जन अपडेट होता है, तो जस्ट कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती हैं, वो आप जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि आर जो है ये इंजन है और आर स्टूडियो क्या है, गाड़ी का ढांचा है। यानी अगर मैं आपको दोबारा आर की ज़ुबान में समझाऊँ, तो आर क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोग्रामिंग की जाती है। और आर स्टूडियो क्या है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी आर के ऊपर एक ढांचा है, एक आर का इन्वायरमेंट बना दिया गया जहाँ पे हमने डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना है।
ठीक है। तो इसलिए जितने भी डाटा एनालिस्ट होते हैं वो आर के ऊपर बैठ के गाड़ी को रन करते हैं, ना कि इंजन को खोल के जो है उसकी मैकेनिक शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अगेन एक बात याद कर रहा हूँ, हमने गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है, इसके इंजन को खोल के उसकी वर्किंग नहीं सीखनी कि वो इंजन कैसे वर्क करता है। क्लियर है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग, हाँ ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट कि अब देखें, बल्कि इसका आंसर भी मैंने आपको इसी में दे दिया हुआ है कि आर के बगैर आर स्टूडियो को हम रन नहीं कर सकते हैं। देखें, आर स्टूडियो भी एक सॉफ्टवेयर है, हमने इसको ओपन कर लिया। अगर हमारे लैपटॉप के अंदर ये आर नहीं है, आर वाला जो प्रोग्राम है वो नहीं है, तो हमारा आर स्टूडियो रन नहीं होगा। जिस तरह अगर हमारी गाड़ी में इंजन नहीं है ना, तो हमारी गाड़ी का ढांचा जितना मर्ज़ी कीमती हो वो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमारा जो है वो लैपटॉप के अंदर आर प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आर स्टूडियो हमने चाहे जितना मर्ज़ी महंगा ख़रीदा हुआ हो, जितना मर्ज़ी महंगा बाय किया हो, वो वर्क नहीं करेगा। जी सर, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। होप कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा आर और आर स्टूडियो का, और हम जो है वो आर को क्यों इंस्टॉल करते हैं जबकि हमने वर्क आर स्टूडियो पे करना होता है। जी यहाँ तक अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाते हैं इसकी स्क्रीन्स के ऊपर। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आर स्टूडियो का। आर स्टूडियो पे यहाँ पे आपको 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। कुछ पार्टिसिपेंट के पास पहले 3 स्क्रीन थी, अब उनके पास भी जो है वो 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। तो इनके कुछ बेसिक नाम हैं, लेकिन हमने जस्ट अपनी सहूलत के लिए इसको नाम दे दिया स्क्रीन 1। ये जो जिस पे अभी मेरा कर्सर है, माउस है, इसको मैंने स्क्रीन नंबर 1 कह दिया। ये जो नीचे है इसको स्क्रीन नंबर 2, ये वाली स्क्रीन नंबर 3, और ये लास्ट जो है ये स्क्रीन नंबर 4 है। अगर मैं यहाँ पे इनके नाम टाइप करूँ, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अभी 4 स्क्रीन मेरे पास हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने ये हैश टैग का वर्ड यूज़ किया था, अभी मैं ये हैश टैग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी कुछ वोकेबलरी होती है। ये इसकी क्या होती है, कुछ वोकेबलरी होती है। यानी जिस तरह हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो बचपन में हमने उसकी बहुत सारी वोकेबलरी आस्ता आस्ता डेवलप करते गए ना। यानी बेसिक चीज़ों से हमने सीखा, बुक, कैट, बैट, ये छोटी छोटी वोकेबलरी हमारे दिमाग में बैठती गई, और आज तक देखें हमने कितनी वोकेबलरी इंग्लिश लैंग्वेज की सीख ली है। इसी तरह आप आर एक लैंग्वेज है, एक ज़ुबान है, हमने इस ज़ुबान में डाटा एनालिसिस सीखना है। ये एक्चुअली एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इंसानों की लैंग्वेज नहीं है। तो हमने कंप्यूटर में इसकी लैंग्वेज के साथ बात करना है और इससे डाटा एनालिसिस करवाना है। तो इससे बात करने के लिए हमारे पास इसकी वोकेबलरी भी होना ज़रूरी है। तो वो वोकेबलरी जो ज़रूरी है वो हम साथ साथ सीखेंगे। तो आज हमारे पास जो पहला वर्ड आया है वो है हैश टैग। हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग। हैश टैग का मतलब क्या होता है, हेडिंग। ये साथ नोट कर लें कहीं डायरी के ऊपर, या कहीं अगर आपके पास कोई पेज वगैरह है तो लिख लें। जब भी आपको हैश टैग लिखा हुआ कहीं नज़र आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, हेडिंग। मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। ये स्क्रिप्ट देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये इसके साथ आ रहा है हैश टैग। ये देखें, इंस्टॉल पैकेजेस, इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है हैश टैग। ये हैश टैग मीन कि ये क्या है, ये हमारी हेडिंग है। आर में जब भी कोई हम हैश टैग लगा देते हैं तो आर उसको हेडिंग कंसीडर करता है। आर समझता है कि हैश टैग के बाद जो कुछ लिखा है वो हेडिंग है, वो इसको कोड कंसीडर नहीं करता।
वो इसको कोड कंसिडर नहीं करता। इस बात की आपको थोड़ा आगे जाके समझ आएगी, अभी शायद आपको ना समझ आए। बहरहाल ये हैश टैग का मतलब क्या है, हेडिंग, ये आप जहन में बिठा लें। अब स्क्रीन नंबर 1 का नाम एक और में हम नाम रख लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। इसको हम कह रहे हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। ये इसके साथ लिखा भी हुआ है कंसोल, ये देखें, ठीक है। स्क्रीन नंबर 2 पे ये लिखा हुआ है कंसोल। फिर हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे, ये वाली स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये वाली स्क्रीन, इसको हम कहते हैं ग्लोबल ये इनके नाम आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेने हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम जब हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट, स्क्रिप्ट फाइल, कंसोल फाइल, इस तरह की हम टर्म जो है वो यूज़ करेंगे। लास्ट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं पैकेजेस। पैकेजेस वाली फाइल भी हम कह सकते हैं, इसको प्लॉट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्टली दो चीज़ें बार बार हम यूज़ करते हैं, पैकेजेस और प्लॉट को। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है 4 स्क्रीन्स के नाम के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चलूँ। अच्छा, एक अब्दुल रहमान साहब का क्वेश्चन है कि आर स्टूडियो खुद अपडेट होता है या हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, आर स्टूडियो की जब भी अपडेट आती है आर और आर स्टूडियो की, तो आर स्टूडियो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैसेज दे देगा कि नई अपडेट आ गई है, आप इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। क्योंकि एक और चीज़ जहन में बिठा लें, आर स्टूडियो के ऊपर आपको वर्क करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। जब भी आपके आर के ऊपर काम करें तो आपने इंटरनेट कनेक्शन को जो है वो कनेक्ट लाजमी रखना है, क्योंकि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें साथ साथ इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आर आपके पास प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आर की वर्किंग के लिए आपके पास आर जो है, आपका लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपने न्यू वर्जन उसका इंस्टॉल कर लिया तो आपके जो आपने जो उसके ऊपर वर्क किया हुआ है उसके ऊपर आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होगा, उसके अलावा आपका डाटा एनालिसिस सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, दो चीज़ें हमने सीख ली हैं। एक तो हमने पहले उनको कहा कि स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2 इनकी नंबरिंग कर दी। फिर दूसरी बात हमने सीखी कि इनके कुछ नाम रख दिए। पहली जो फाइल है ये वाली जिसके ऊपर मैं ये टाइप कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। दूसरी है इसको हम कहते हैं कंसोल फाइल। तीसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट और चौथी है पैकेजेस वाली फाइल। अब इनकी वर्किंग क्या है, इनका काम क्या है। स्क्रिप्ट फाइल में क्या होता है, स्क्रिप्ट फाइल में हम आर से बात करते हैं, आर को अपना मकसद बताते हैं, आर को अपना टास्क बताते हैं आर की ज़ुबान में। हम अपना क्या करते हैं, टास्क बताते हैं आर की ज़ुबान में, यानी आर से हम आर की ज़ुबान में बात करेंगे। यहाँ पे वो हमें थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तो जस्ट हमारे बेसिक 2-3 लेक्चर होंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ चलेंगे। ये मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज बहुत आसान है। इसमें मोस्टली जो है वो इंग्लिश के ही वर्ड यूज़ होंगे। अच्छा, इस पर हम क्या करते हैं, अपना टास्क बताते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा आर की ज़ुबान में बोलूँ तो मैं बोलूँगा यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं यानी वो पूरी कहानी लिखते हैं कि आर ने हमें क्या एनालिसिस करके देना है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको स्क्रिप्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास अनोवा के लिए एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। ये मैंने एक पूरी कहानी लिखी हुई है कि ये पैकेज इंस्टॉल करने हैं, फिर इसको लाइब्रेरी करने हैं, फिर आपने जो है ना इसके ऊपर इसकी मीन निकालनी है, ठीक है। फिर इसके ऊपर अनोवा लगाना है, फिर इसके ऊपर जो है वो टूके टेस्ट लगाना है। टूके टेस्ट लगाने के बाद इसकी लेटरिंग करनी है, लेटर्स निकालने हैं, फिर इसके ऊपर जो है वो आपने जो है ना बार ग्राफ बनाना है, ठीक है।
ये मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, यानी एक पूरी कहानी इसको लिख के दी है इसकी ज़ुबान में। अब इसने इस कहानी को समझना है और उसके मुताबिक ये हमें एनालिसिस परफॉर्म करके दे देगा, यानी जो हम इंफॉर्मेशन इसको देंगे वो उसके मुताबिक हमारे डाटा के ऊपर एनालिसिस करके हमें जो है वो हमारा डाटा वापस कर देगा। अच्छा, स्क्रीन नंबर 1 को बोलते हैं स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पे हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रीन नंबर 2, यहाँ पे जो हमने स्क्रिप्ट लिखा होता है ना, स्क्रिप्ट का जो जवाब होता है वो हमें कंसोल में मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा 5 + 9 7, ये मेरा एक स्क्रिप्ट है, छोटा सा स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ये ऊपर रन का बटन है, ये देखें 2 बटन हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, रन का बटन। जब मैं इसको रन करता हूँ ना, इसका आंसर मुझे देखें कंसोल में मिला, नीचे यहाँ पे नहीं मिला, इसका आंसर मुझे कंसोल में मिला। यानी अगर आपने स्क्रिप्ट रन किया है तो उसका आंसर आपको कंसोल में मिलेगा, यानी कंसोल में आपको आपके डाटा एनालिसिस का रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके डाटा एनालिसिस के बाद जो टेबल बनेंगे वो आपको स्क्रीन नंबर 2 में मिलेंगे, जिसको हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ a+5, अब देखें, अब ये कोड रन होगा, लेकिन इसने हमें एरर दे दिया ना। देखें, जो भी इसने जवाब देना है हमें वो कंसोल में देना है। हमने स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करने के बाद, जैसे हम यहाँ पे कोड रन करेंगे ना, हमने फ़ौरन कंसोल को देखना है। हमने ग्लोबल इन्वायरमेंट को नहीं देखना, हमने जो है वो स्क्रीन नंबर 4 को नहीं देखना, हमने कंसोल में देखना है कि हमारा कोड रन हुआ है या उसने कोई एरर दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट ए नॉट फाउंड। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यानी स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन नंबर 2 में हमें आर अपना जवाब देता है, स्क्रीन नंबर 3 पे ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये भी मल्टीपर्पज़ है, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको यूज़ करेंगे अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है, ये एक डाटा सेट है, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये भी मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ। मैं अभी जस्ट आपको स्क्रीन का समझा रहा हूँ फंक्शन, फिर मैं स्टेप पे आता हूँ कि आपको ये डाटा सेट आपको इंपोर्ट करवाता हूँ इसके ऊपर, आर के ऊपर। अभी जस्ट आप इसको देखें अभी। अच्छा, आप देखें मेरे पास ये फाइल आ चुकी है एक्सेल की ना। अब देखें ये ग्लोबल इन्वायरमेंट में, आपके पास ये ग्लोबल इन्वायरमेंट बिल्कुल ब्लैंक होगा। मेरे पास यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल शो हो रही है जिसका नाम है फाइकस। इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। आपके पास ये स्क्रीन ब्लैंक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आपने किस फॉर्मेट में फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। ये कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास जिस फॉर्मेट में भी है फ़ाइल, आप उस फॉर्मेट में यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका मेथड जो है वो मैं आपको बताऊंगा, वो हम कोडिंग के ज़रिए, वो हम स्क्रिप्ट लिख के जो है वो डाटा फाइल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हम एक्सेल के लिए या SPSS डाटा सेट के लिए या CVS या SVC होती जो फाइल होती है उसको जो है वो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम स्क्रीन नंबर आ जाते हैं 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे जो हमारी विजुअलाइजेशन होती है, ग्राफ बनते हैं, प्लॉट बनता है, वो हमें शो होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे प्लॉट है, एक तो हमें प्लॉट शो होता है और दूसरा हमें शो होते हैं पैकेजेस। ये देखें पैकेजेस क्या होते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट हम इनका स्क्रीन का काम देख रहे हैं कि स्क्रीन्स क्या होती हैं और इनका काम क्या होता है। यानी स्क्रीन नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रीन नंबर 2 पे हमारे स्क्रिप्ट को रन करने के बाद जो आंसर आता है वो स्क्रीन नंबर 2 पे आता है। स्क्रीन नंबर 3 पे हम क्या करते हैं, अपनी जो एक्सेल की फ़ाइल है वो इंपोर्ट करते हैं। और स्क्रीन नंबर 4 पे जो ग्राफ होते हैं, जो हमारे डाटा के ग्राफ बनते हैं, वो हमें स्क्रीन नंबर 4 में शो होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर एक वर्ड है पैकेजेस का। पैकेजेस भी स्क्रीन नंबर 4 पे होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ करते हैं,
ये पूरा एक टॉपिक है, तो उसको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको रखेंगे। लेकिन जो है वो अभी तक जो मैंने आपको काम बताए हैं इसके, यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी इजाज़ुल हक, हमें थोड़ा सा डाटा सेट करना पड़ेगा। यानी ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको जो है ना वो अपना जो रॉ डाटा है सेंड कर दें और उसके मुताबिक हर एनालिसिस के लिए हमें फॉर्मेट देगा। हर एनालिसिस के लिए आर के अंदर फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, हमने जस्ट उस फॉर्मेट के मुताबिक अपना डाटा सेट अरेंज कर लेना। अभी ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो डाटा सेट है ना, ये वाला आपको दिखाता हूँ। अगर आपने अनोवा करना है, पीसीए करना है, सीसीए करना है, डेंडोग्राम बनाना है, ये बेसिक एनालिसिस है ना सारे, वो इस फॉर्मेट में आपके परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस तरह अगर आपने चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपका डाटा जो है वो एनालिसिस हो जाए। कुछ स्पेशल कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे जियोग्राफी का डाटा है, इकोलॉजी का डाटा है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डाटा है, उसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। बाकी ये इतनी मुश्किल जो है ना वो कोई साइंस नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मेटेड डाटा मिल जाएगा। उसके एक आप, हाँ वो भी मैं आपको सर्च करना सिखाऊंगा कि हम कैसे सर्च करते हैं ना। आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा, उस फॉर्मेट के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल आप करना चाहते हैं जी पीसीए करना चाहते हैं, तो आप हम ये देख लेते हैं कि आर के पास पीसीए के लिए कोई फॉर्मेट है, हम उस फॉर्मेट को ढूंढते हैं और उसके मुताबिक, उस फॉर्मेट के मुताबिक अपना सारा जो है वो डाटा अरेंज कर लेते हैं। अब्दुलरहमान साहब, आपने कोड रन नहीं किया होगा। हाँ, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको सारी चीज़ें आस्ते आस्ते क्लियर होती जाएंगी। अभी जस्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ, जस्ट उस पर आप गैस नहीं करें। यानी ये मैंने आपको स्क्रीन नंबर 1 का बताया है, इसकी वर्किंग पे आप पूछ सकते हैं कि सर इस पर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे, जब वो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछें। होप के तमाम पार्टिसिपेंट को यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो अब हम चलते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास। फ़र्ज़ कर लें हम तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, मैं भी शामिल हूँ इसमें, हमने ना आज पीआईडी का ना क्या कहते हैं सिनेप्सिस बल्कि यानी हमारा जो सुपरवाइज़र हमें अलॉट हो गया आज, और आज हम फर्स्ट डे अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं, अपने अपने सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं ना, सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो आपके सुपरवाइज़र पूछते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। आपके सुपरवाइज़र आपसे पूछते हैं आपकी क्या इंटरेस्ट है। आप में से ना एक पार्टिसिपेंट, मैं नाम देख लेता हूँ उनका, ये ABC लिखा हुआ है कोई, ठीक है। ये ABC पार्टिसिपेंट कहते हैं कि मैं ना, एक प्लांट है जिसका नाम है फाइकस, एक प्लांट है जिसका नाम फाइकस है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि आप जाएं और फाइकस के ना कुछ लीव्स तोड़ के लाएं। फर्स्ट डे ही आपसे कहते हैं। एक्चुअली ये मैं आपको ना ऐसे समझाऊंगा जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर हमें आपने बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी प्लांट का कोई लीफ या फ्लावर, कोई फ्रूट तोड़ के लाएं। अब वो प्लांट आपकी यूनिवर्सिटी से कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, और इसमें एक और बात कि अगेन हमें गाड़ी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ऑफिस से जहाँ पे फाइकस का प्लांट है तकरीबन 20-25 किलोमीटर का फ़र्क है,
डिफरेंस है, रूट है। तो आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आएगा वो ये है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे, मैं सैंपल तक पहुँचूँगा कैसे। अब मैं आ जाता हूँ आर की तरफ, मैं इसको क्लियर करने लगा हूँ। ये बात गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए, आपके लैपटॉप में ये देखें, यहाँ पे एक फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है। आपके लैपटॉप में यहाँ पे एक फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है। ये जो फाइकस की फ़ाइल है ना, ये फ़र्ज़ करें आपके एचओडी के आपके जो है सुपरवाइज़र के ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है, 20 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है। इस फाइल को उठा के आपने अपने ऑफिस में लेके आना। तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, यस और नो? यस। यानी हमें उस सैंपल को अपने ऑफिस तक लेके आने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। सेम इसी तरह ये आर है, आप अपने सुपरवाइज़र के सामने बैठे हुए आर ओपन करके, इस तरह वो आपसे कहते हैं कि फाइकस की फ़ाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, उसको लेके आए। ये जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये फ़र्ज़ करें ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये हमारे सुपरवाइज़र का ऑफिस है। वो कहते हैं कि वो जो हमारा डेस्कटॉप है वो जंगल है, यहाँ 20 किलोमीटर दूर है हमारे ऑफिस से। तो सर कहते हैं कि उस फाइल को उठा के यहाँ पे लाएं। तो उस फाइल को उठा के यहाँ तक लाने के लिए हमें जो मशीनरी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका नाम है गाड़ी। देखें ना, हम गाड़ी में बैठ के जाएंगे, बाइक पे जाएंगे, कोई कन्वेंस यूज़ करेंगे ना, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। हम जनरल ट्रांसपोर्ट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। यानी अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस से जंगल से सैंपल लेके आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे लैपटॉप से आर के ऊपर फाइल लेके आने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हमने वो फाइल को लेके आना है आर में। तो अब यहाँ पे जो गाड़ी यूज़ होगी, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। उस गाड़ी का नाम है रीड एक्सेल। उस गाड़ी का नाम क्या है? रीड एक्सेल, ये नाम है, ये नोट कर लें। गाड़ी का नाम क्या है? रीड एक्सेल। एक्चुअली गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है। गाड़ी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। गाड़ी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। अब इसी बात को यहीं पे रोक दें। यानी हमारे सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, इसको आपने उठा के लेके आना है आर में। अब हमें पता चल गया कि डेस्कटॉप से आर पे लेके आने के लिए जो हमने गाड़ी यूज़ करनी है उसका नाम है रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट को ये क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है रीड एक्सेल, ठीक है, रीड एक्सेल। यानी रीड एक्सेल की फ़ाइल जो है वो हमने इस ट्रांसपोर्ट को हमने यूज़ करना है। अब अच्छा, ये रीड एक्सेल होप कि आप तमाम लोगों को याद हो गया होगा कि ये रीड एक्सेल एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल को उठा के आर में ले आएगी। अब ये कहानी यहाँ तक रोकें। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और कहानी सुनाता हूँ। जस्ट 5 मिनट एक्चुअली टाइम हमारा हो चुका है, तो 5 मिनट में इसको मैं क्लोजिंग करता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने अभी टॉपिक शुरू किया हुआ है इसको क्लोज़ कर लें। अब अगेन हम अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं और सुपरवाइज़र के हाथ में एक बीकर है। उस बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन है।
हमारा फर्स्ट डे है, वो हमें कहते हैं कि ऐसा करें कि आप इस बीकर को उठाएं और इसकी जो है ना पीएच मालूम करके आएँ, इसमें जो सोल्यूशन है उसकी पीएच मालूम करके आएँ। अब हमारा फर्स्ट डे है, हमें तो नहीं पता ना कि इस लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। हम क्या करेंगे, हम लैब में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को ढूंढेंगे। पहला तो क्वेश्चन ये हमारा होगा कि सर ये पीएच हम किस तरह मालूम करेंगे। तो हमारे सुपरवाइज़र का आंसर होगा इसके लिए पीएच मीटर यूज़ होगा। अब हम पीएच मीटर जाकर ढूंढेंगे तो हमें कहीं से पीएच मीटर नहीं मिलेगा। फिर हम अगेन वापस आ जाएंगे अपने सुपरवाइज़र के पास और उनको बताएंगे कि हमें पीएच मीटर नहीं मिला। वो कहेंगे कि लैब अटेंडेंट के पास जाएं, उसके पास रिकॉर्ड होता है। आजकल लैब अटेंडेंट के पास पीसी होता है जिसके अंदर तमाम रिकॉर्ड होता है कि लैब के अंदर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे आ जाएं स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें ना, पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक सर्च का ऑप्शन आ जाता है। सर्च का ऑप्शन आया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो है ना रीड एक्सेल सर्च करते हैं तो ये मेरे पास शो हो गया। इट्स मीन कि हमारी लैब के अंदर रीड एक्सेल मौजूद है। अगर यहाँ पे हमारे सुपरवाइज़र ने कहा कि पीएच मालूम करें तो हमने यहाँ पे पीएच मीटर फाइंड करना है, पीएच मीटर फाइंड करना है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये पैकेजेस हैं। हमारे सुपरवाइज़र साहब ने हमें कहा कि आप पीएच मालूम करके आएँ। पीएच मालूम करने के लिए हमने पीएच मीटर यूज़ करना है। तो पीएच मीटर क्या है, एक पैकेज है। हमारे सुपरवाइज़र साहब ने कहा है कि इसकी जो है ना वो माइक्रोस्कोपी करके आएँ। माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पैकेज है। हमें उन्होंने कहा कि इसका टेम्परेचर मालूम करके आएँ। थर्मामीटर क्या है, एक पैकेज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब जितने भी लैब के अंदर पैकेजेस पड़े हुए हैं, जितने भी लैब में इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट एक पैकेज हैं, वो तमाम इंस्ट्रूमेंट पैकेजेस हैं, क्योंकि वो हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट काम करता है। सेम इसी तरह आर भी हमारी एक बायो की लैब है। आर में भी हमें डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखें, हम दोबारा आ जाते हैं वापस पहली स्टोरी पे। हमने 20 किलोमीटर दूर से सैंपल उठाना है, अपनी लैब में लेके आना है। उसके लिए हमें चाहिए रीड एक्सेल। क्या चाहिए, रीड एक्सेल। तो हमारे पास रीड एक्सेल की गाड़ी होना चाहिए। अब अगर आप आ जाएं यहाँ पे, अब ये आपने मेरे साथ परफॉर्म करना है ये स्टेप। तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आएँ स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, यहाँ पे चेक करें इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ्रॉम एक्सेल। इस पर क्लिक करें। मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आया है, आपके पास कोई डिफरेंट ऑप्शन आया होगा। ऐसा ही है ना, मेरे पास इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा है और आपके पास कोई डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहा है कि सेम यही ऑप्शन शो हो रहा है जो मेरे पास शो हो रहा है। अभी आपने किसी और डिफरेंट है। अब आप में से अब आ जाते हैं अगेन उसी बात पे, मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ कि हमारे सुपरवाइज़र साहब ने कहा ये आप सैंपल लेके आएँ और हमें बता दिया कि इसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी। हम बाहर गए हैं और देखा तो हमें ट्रांसपोर्ट मिली नहीं। देखिए, मेरे पास तो रीड एक्सेल था, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। बाहर अगर आप देखें ना जाके तो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिली। अब अगर आप आके देखें यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, स्क्रीन नंबर 4 पे जहाँ पे लिखा हुआ है पैकेजेस, यहाँ पे क्लिक करें सर्च बार में, यहाँ पे लिखे रीड एक्सेल। तो काइंडली जिसके पास यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है वो मुझे बताएं कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है रीड एक्सेल, ये ब्लू कलर में।
आई होप कि आप में से किसी पार्टिसिपेंट के पास रीड एक्सेल लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा, ठीक है। इट्स मीन कि हम प्लांट का सैंपल लेने तो बाहर गए हैं, लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिली जिस गाड़ी में बैठ के हमें सैंपल लेके आना है। इट्स मीन कि हमें पहले गाड़ी का अरेंज करना पड़ेगा ना। अब हम पहले गाड़ी का अरेंज कर लेते हैं। तो हम आगे अगेन अपने सुपरवाइज़र को बताते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो सुपरवाइज़र साहब कहते हैं ऐसा करें कि सरकारी गाड़ी खड़ी है बाहर, आप एचओडी साहब के पास जाएं और उनको बताएं जी हमने ये सैंपल लेके आना है, तो हमें गाड़ी का अरेंज करके दें। हम आ जाते हैं एचओडी साहब के पास। ये इंस्टॉल पे एचओडी साहब को यहाँ पे एप्लीकेशन लिखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। ये पैकेजेस के ऑप्शन के साथ ही है, ठीक है। पैकेजेस, अपडेट और अपडेट के बाद इंस्टॉल। ये एक्चुअली ये जो फॉर्म ओपन हुआ है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। मैं जस्ट अभी आपको ये इंस्टॉल करना बता दूँ। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, रीड एक्सेल। देखें जैसे मैंने ये जो सेंटर वाली जो है ना सर्च बार है, यहाँ पे लिखा रीड एक्सेल, तो मेरे पास एक जो है ना फाइल ओपन हो गई है, बल्कि एक जो है ना दो वर्ड ओपन हुए हैं, एक रीड एक्सेल और रीड एक्सेल SB। तो मैं पहले कुछ चूज़ कर लेता हूँ रीड एक्सेल, ठीक है। इस पर क्लिक करें और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपके पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू होगी, इंस्टॉलेशन होना शुरू होगा, स्क्रीन नंबर 4 में तो ये एरर नहीं आ रहा, ये वार्निंग आएगी। और जब तक ये आप देखें यहाँ पे एक रेड साइन आपको शो हो रहा होगा गोल सा, जब तक ये रेड साइन है आपने इसका वेट करना है। ये देखें ये रेड साइन आ रहा है, आपने इसका वेट करना है। जब ये रेड साइन ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे देखें आपके पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे नीचे लिखे हुए, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। ये वाला नोट आपके पास लिखा हुआ आएगा। मैं अगेन आपको ये रिपीट कर देता हूँ। रीड एक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए ये आपने एक फ़ाइल है स्क्रीन नंबर 4 पे, उसके बाद प्लाट है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्लाट शो हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पे है पैकेजेस, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है उसके नीचे अपडेट्स, उसके बाद है पहले नंबर पे इंस्टॉल। हमने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल लिखने के बाद यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा, आपने फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है रीड एक्सेल को और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। दुरान खान साहब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये एक्चुअली वार्निंग आती है और वार्निंग के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपके पास एंड रीड एक्सेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। ये डॉक्टर जावेद साहब के पास जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ये डॉक्टर सुबहाना के पास इंस्टॉल हो चुका है। काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कर दें जिनके पास इंस्टॉल हो चुका है वो डन लिख लें या इंस्टॉल लिख दें। जिनके पास ये डन हो चुका है ना वो अब जाएं, मैं बल्कि स्क्रीन शेयर कर लें, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा जल्दी। सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ठीक हो गया सर। आप आ जाएं, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे। इसको क्लोज कर दें
आप आर को क्लोज़ कर दें, आर सारा क्लोज़ कर दें, आर स्टूडियो क्लोज़ कर दें सारा। आपने आर इंस्टॉल किया हुआ है? ठीक है, सॉरी आर को क्लोज़ कर दें, ये ऊपर से ना क्रॉस करें इसको, सारा आर एक दफ़ा क्लोज़ करके रीओपन करें। सर काइंडली आर को क्लोज़ करें। सर माइक ओपन कीजिएगा, एक मिनट। दुरान खान साहब माइक ओपन कीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सर इसको क्लोज़ करें ना, ये ऊपर क्रॉस करें इसको, क्रॉस, ये राइट साइड पे कॉर्नर पे जाए ना, ये आर स्टूडियो को क्लोज़ कर दें, बंद कर दें इसको, आर स्टूडियो को क्लोज़ कर दें, ऊपर से क्रॉस करें, डोंट सेव करें। अब दोबारा आर स्टूडियो को ओपन करें। आपने स्क्रीन भी क्लोज़ कर दी है साथ, स्क्रीन अगेन शेयर करें, आर आर स्टूडियो को ओपन करें और स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन क्लोज़ होगी आपकी, नहीं शेयर हुई सर। हाँ अब शेयर हो गई है, ठीक हो गया। ये अगेन ओपन हुआ है, ठीक है। क्लिक करें यहाँ पे, ये ठहरें एक मिनट मुझे, आपने आर स्टूडियो जो है वो लेटेस्ट किया है? ठीक है, आप यहाँ पे आएँ, स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, ये नीचे लाइन नंबर 16 पे, ये ऊपर वाला सारा डिलीट कर दें 11 तक। ठीक है, यहाँ पे लिखे लाइब्रेरी, 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 LIB, अगेन लिखें, इसको डिलीट करें। हाँ ये नहीं सर, वो सेलेक्ट करें, लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें। आपके पास इंटरनेट है, कनेक्टेड है? देखें कनेक्टेड है। लाइब्रेरी नहीं नहीं सर, अगेन लाइब्रेरी की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं आप। लाइब्रेरी, हाँ इसको सेलेक्ट करें नीचे से। हाँ एरर आ रहा है सर, आपको ये दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपकी इंस्टॉलेशन नहीं ठीक हुई। आर को अगेन आप दोनों को इंस्टॉल करें अगेन। ओके इसको अगेन इंस्टॉल कर लें तो ठीक हो जाएगा आपके पास। हाँ इसको आप एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके, इसको डिलीट करके सारे को लैपटॉप में दोबारा इंस्टॉल करें और फिर ये आपके पास होगा। आपकी वो जो है ना इंस्टॉलेशन नहीं ठीक हुई, दोबारा जो लेटेस्ट है ना उसको इंस्टॉल करें, फिर ये आपने इसको रन करना है। ओके चलें, स्क्रीन को क्लोज़ कर लें। चलें ठीक है, होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं जस्ट अभी आपको इंस्टॉल करने का तरीका सॉरी इंपोर्ट करने का तरीका, आपके पास कोई एक्सेल की फ़ाइल होगी, आपने जस्ट आना है इंपोर्ट डाटा सेट। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे आ जाएं आप, इंपोर्ट डाटा सेट, स्क्रीन नंबर 3 पे, ये इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास आएगा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। चेक करें इस तरह की विंडो ओपन हुई है आपके पास। काइंडली कोई पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म कर दें। इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हुई है। ठीक हो गया। चले यहाँ से अब जो है ना वो आप फाइल को जब इंपोर्ट करेंगे तो आपके जो है वो आर में फाइल, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप कोई जो आपके पास एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप उसको जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है तो मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन है, बटन है, इस बटन पे क्लिक करें तो आपके पास फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये फ़ाइल हमारे पास जो है ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस तरह जो है वो आप प्रैक्टिस करें और डिफरेंट एक्सेल्स की फ़ाइल को बार बार जो है वो इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करें ताकि जब हम एनालिसिस पे आएँ तो हमें फ़ाइल इंपोर्ट करना आती हो। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।